उधर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जज साहिबा के पसीने छुड़ा दिए। दलील थी कि आप संघ के कार्यक्रमों में लगातार भाग लेती हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलेगा मुझसे। इसमें कौन सी गलत बात कह दी अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में? अगर कोई मुस्लिम लीग के किसी फंक्शन में, मुस्लिम धार्मिक किसी आयोजन में कोई जज चला जाता तो ये भक्त लोग हैं आसमान सिर पर उठा लेते। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा बहुत लॉजिक वाले तर्क दिए कि आप जिस तरह से संघ के कार्यक्रमों में जाती रही हैं, मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। हाईकोर्ट इतना तिरमिला गया कि पूरे देश में वायरल हो गई। और मैं तो अरविंद केजरीवाल की हिम्मत को दाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने एक्सपोज किया। जिस तरह विश्वविद्यालय में, जिस तरह न्यायपालिका में संघ के लोग आ रहे हैं, तमाम सवाल खड़े होते हैं। उमर खालिद को 5 साल से देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए अफसर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए प्रशासन में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग, ये लोग, इन लोगों को किसी किस्म की कोई हया शर्म नहीं है। वो ये मानते हैं कि ये सब करते हुए भी वो न केवल अपने पद पर बने रहेंगे बल्कि लगातार उनकी प्रगति होती रहेगी। मैं पत्रकारों को भी इसमें जोड़ देता हूं। ये लोग, आप देखिए, वो एक संभल का एक डीएसपी है जो गदा लेके घूमता था, आप उसको देखिए। क्योंकि भाजपा, योगी आदित्यनाथ को समर्थन कर दिया, भाजपा संघ ने उसकी पीठ थपथपा दी, इसलिए अब वो जो मन में आया करता है। वही दरअसल वहां का सबसे बड़ा पुलिस अफसर है, भले ही वहां का जो भी पुलिस कमिश्नर हो या जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, जो भी हो, वही सबसे बड़ा अफसर है। जिसके ऊपर संघ ने पीठ पे हाथ रख दिया वही सबसे बड़ा अफसर है, उसका वैसे कोई काम हो या ना हो। तो अब देखिए, जब जजों का एक प्रोटोकॉल है, आप अगर किसी की विचारधारा के हामी हैं तो रिटायर होने के बाद वहां खूब जाइए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब तक आप पद पे हैं तब तक आप एक राजनीतिक दल, एक ऐसे दल जो कि आप सत्ताधारी है, सत्ता से उसका इतना निकट का संबंध है, एक ऐसा संगठन जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ताधारी संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जज खुलेआम वहां से अपना संबंध व्यक्त करता है, उसके कार्यक्रमों में जाता फिरता है, तो उससे न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है उन लोगों को जो कि इस विचारधारा के खिलाफ खड़े हुए। मेरा तो मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जब ये आपत्ति की थी कोर्ट में, तो जो न्यायमूर्ति हैं, उनको चाहिए था कि वो अपने आप को उस मुकदमे की सुनवाई से अलग कर लेती। ठीक बात है। लेकिन चूंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है तो उन पर कोई नियम, कानून, नैतिकता, कोई आचरण की संहिता कुछ लागू होती नहीं है, इसलिए अपने जमी हुई है, बहस कर रही है वहां पर। और अभी ये कौन सा आदेश है कि सभी सोशल मीडिया से अरविंद केजरीवाल की बैत हटा दो? अरविंद केजरीवाल को तो चाहिए कि वो उसकी छोटी छोटी क्लिप बनाएं और व्हाट्सएप पे पूरे देश में, और कांग्रेस को भी साथ देना चाहिए, अपने सब मतभेद भुलाकर सारे विपक्ष को साथ देना चाहिए। घर घर में ये अरविंद केजरीवाल का संदेश पहुंचाएं कि अगर जज संघ के कार्यक्रमों में भाग लेता है, जज किसी ऐसे संगठन के कार्यक्रम में भाग लेता है जो हिंसक विचारधारा को प्रभावित करता है, जिसके अनुषांगिक संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे होते हैं, तो जजों पर सवाल उठाएं कि न्यायपालिका में क्या कर रहे हैं। एक इलाहाबाद में जज था जो कठमुल्ला कह दिया था, वो आज तक सर्विस में है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा, इस देश के जनमानस को नहीं दिख रहा कि जो एक समुदाय को कठमुल्ला कह रहा है, जो संघ की शाखाओं में भाग दे रहा है, वो न्यायपालिका की कुर्सी में बैठ के कैसे न्याय करेगा। उमर खालिद को 5 साल तक जमानत नहीं, राम रहीम बरी हर बार हर 4 महीने में बाहर निकल आता है जेल में। ऐसे लोगों से क्या न्याय की उम्मीद की जाएगी? नहीं, घर में ठीक कह रहे हैं। मामला बहुत मामला गड़बड़ा गया है, पर हालात बहुत खराब हैं। और जिस न्यायपालिका से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते थे, जिस चुनाव आयोग से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते थे, चुनाव आयोग के बारे में क्या क्या कहा जाता है, उसके उन लोगों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्या संबंध है, किस तरीके से प्रभावित होते हैं, ये बातें कोई छुपी हुई नहीं है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के बाद में काफी लोकतंत्र की जो संस्थागत अभिव्यक्तियां हैं उनसे निराश होने की बात बनती है। जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी और एक गैर भाजपा सरकार आएगी, वो चाह के भी बहुत जल्दी इस अपने प्रशासन की सफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन लोगों के कदम इतने भीतर तक घुस चुके हैं।
इन लोगों को हटाना, उनकी जगह दूसरे लोगों को लाना या इन लोगों को न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि पिछले 10 साल से और उससे भी पहले से, मेरा मानना है 1977 से उस वक्त धीरे धीरे अपरोक्ष रूप से, अघोषित रूप से लगातार इन लोगों की घुसपैठ विभिन्न संस्थाओं में कराई गई है। अब ये चीज खुलेआम की जा रही है, छाती ठोक के की जा रही है। अब जिनकी घुसपैठ कराई जा रही है, ये एक तरह से डबल एजेंट हैं, वो जुडिशरी के भी में सदस्य हैं और साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी हैं। डबल एजेंट्स हैं, कि आप डबल एजेंट ये घोषित रूप से कह रहे हैं कि हम डबल एजेंट हैं। बताइए क्या स्थिति रह जा रही है कि राघव चड्ढा की जगह जो आदमी उपनेता और उस पे तुरंत ईडी के छापे पड़ जा रहे हैं। मतलब ईडी नहीं हो गया, लठैत हो गया। ठाकुर साहब लठैत रखते थे ना पहले कि जाओ ठीक कराओ, लठ बजाए आओ। ऐसी लठैत हो गया कि अच्छा ये आया राघव चड्ढा की जगह, ठीक कराओ। तुरंत राघव चड्ढा को जेट प्लस सिक्योरिटी, ऐसा राघव चड्ढा में पता नहीं क्या है, जिस आदमी की हैसियत 2 कौड़ी की थी उसे आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बना दिया। परिणीति चोपड़ा जैसे 1000 आदमी को घास ही डालती अगर वो राज्यसभा सदस्य नहीं होता। जिस आदमी की इतनी हैसियत बना दी वो भाजपा की गोद में जा बैठा और उसकी जगह बना उसके घर पे ईडी के छापे। मतलब देश में इनको लग रहा है कि बिल्कुल गुंडागर्दी करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। क्यों ऐसी स्थिति बना रहे हैं लोकतंत्र में कि लोग खुद सड़क पर आकर अपनी आवाज को उठाएं? मजदूरों ने तो शुरुआत कर दी है, किसानों ने पहले करी थी, किसान पहले कर चुके हैं शुरुआत, सिलसिला तो शुरू हो गया है। अब देखिए ये कहां तक पहुंचता है, क्योंकि देश में महंगाई का बम फूटने वाला है। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बम फूटने वाला है महंगाई का। और वो महंगाई का बम अभी हम लोगों ने देखा है कि मार्च का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था वो 3.4% की बढ़ोतरी उसमें देखी गई है। अब अप्रैल का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो हमें मई में पता चलेगा, तब जाके हमें वास्तव में मालूम पड़ेगा कि दरअसल कितनी ज्यादा महंगाई होने वाली है। और ये महंगाई सारी दुनिया में होने वाली है, भारत में ऐसा नहीं केवल भारत में ही होगी, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा होगी। इसका असर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि भारत की करीबन 88-89% आबादी जो है वो कम आमदनी वाली आबादी है, लो इनकम पॉपुलेशन है, इसलिए यहां पर उसका असर बहुत ज्यादा होगा। ठीक बात है। और लोकतंत्र की बात करेंगे अभय जी, तो मेरे मुकदमे में तारीख थी कल, जो 4 PM न्यूज चैनल को बंद किया गया। आप सोचिए पहली तारीख को जब कोर्ट में थी तो नोटिस जारी हुए, जब अगली तारीख पे सरकार की तरफ से वकील आए, उन्होंने कहा साहब हमें 3 दिन का टाइम दे दीजिए अपना जवाब देने के लिए। तारीख थी कल और मेरी तरफ से कपिल सिब्बल साहब, मोहम्मद हैदर साहब, तला साहब हाजिर हुए। कपिल सिब्बल साहब तो जाने माने वकील है, उन्होंने तर्क दिया कि साहब देखिए एक नेशनल चैनल है, बंद कर दिया गया। सरकारी वकील है, वो कह रहे हैं कि साहब हमें 3 दिन का समय और दे दीजिए, हमें सबूत तलाशने हैं, अभी और सबूत तलाश रहे हैं। तो कपिल सिब्बल साहब ने जज ने कहा हमारा भी यही मानना है, पहले आप आरोप सिद्ध बाद में करते हो, पहले कार्रवाई कर देते हो। भाई पहले सबूत तलाश कर लो, फिर मुकदमा, फिर चैनल बंद कर देते। पहले बंद कर दो फिर सबूत तलाशो। यानी सरकार के पास कोई सबूत नहीं था। सरकारी वकील साहब फरमा रहे हैं कि साहब इन्होंने एपिस्टीन फाइल से जुड़े हुए कुछ तर्कहीन तथ्य पेश कर दिए। अब मुझे समझ में आया, जो मुझे डर था कि नब्ज जो थी ना, रावण की जान नाभि में थी, ये बात सबको पता थी। तो मेरा चैनल बंद हुआ तो मतलब एपिस्टीन फाइल थी। यानी चचा की कोठरी में एपिस्टीन नाम का कोई जिन है, इससे चचा डर जाते हैं। तो अब वो जज साहब ने भी कहा, सिब्बल जी ने कहा साहब ये कोई बात होती है, तारीख पे तारीख ले रहे हैं लोग। जज साहब ने कहा कि अगले बुधवार को मैं फैसला सुना दूंगा, उससे पहले जवाब दाखिल कर दीजिए, जो करना है वो करिए। यानी 1 हफ्ते का टाइम, केवल वो समय बदल रहे हैं कि चुनाव किसी तरह बंगाल का और असम को हो जाए। वो सरकारी वकील आप कह रहे हैं कि इनके 45 चैनल हो रहे हैं। मैंने कहा मुझे बता दो कौन कौन से चैनल, मुझे पता ही नहीं कि मेरे 45 चैनल भी हैं, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसी सरकारी तैयारियां होती हैं चैनल को बंद करने की। मैंने तो कपिल सिब्बल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पे 50 लाख रुपए का मैं हर्जाना ठोकूं। भाई मेरे यहाँ 80-90 लोगों का स्टाफ है, सैलरी दे रहा हूँ, हर बार चैनल बंद करते हो, 2 बार बंद कर चुके हो। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं सरकार से बाकायदा मुकदमा लड़ूं कि आपने जितने दिन मेरा चैनल बंद किया उतने दिन का जो मेरा रेवेन्यू था, चाहे 1000 था चाहे लाख, तो वो उतना रेवेन्यू मांगना चाहिए, जिससे एक परंपरा बने, बाकी चैनल किसी का बंद किया जाए वो भी हर्जाना है। कि आप बिना किसी सबूत के अगर चैनल बंद कर देते हो तो इसका हर्जाना दो, अगर सही बात है। देखिए अब सरकार के पास सबूत नहीं है, चैनल बंद हो रहे, क्या देश है ये। देखिए अभी तो क्या होता है, अभी तो उन्होंने वो समय मांग रहे हैं।
पिछली बार उन्होंने सुनवाई होने से पहले ही चैनल खोल दिया था, इस बार वैसा नहीं करना चाहते होंगे और कुछ कहने के लिए है नहीं, कुछ पेश करने के लिए है नहीं। इसीलिए अब सरकारी वकील कहता है कि भाई 3 दिन की मोहलत और दे दो, तो वो जानता है कि जज दे देगा 3 दिन की मोहलत, जज की तरफ से 3 दिन की मोहलत मिल जाएगी। 2 बार उन्होंने मोहलत ले ली है, तीसरी बार वो मुकदमा हार जाएंगे बाकायदा, मुझे तो पक्का यकीन है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं इस बात का। भाई किसी के 45 चैनल हो गए, ये तो कोई अपराध नहीं है। हाँ, 100 है भी, लेकिन मैं तो है ही नहीं ना। 45 नहीं, मान लो 145 चैनल हो जाए, क्या ये अपराध है अपने आप? हाँ, क्या ये कोई सीमा है कि भाई आप 145 चैनल नहीं चला सकते, आप 144 चला सकते? तो ये तो कोई बात ही नहीं रही। मेरे तो 17 चैनल है, 45 पता नहीं कहाँ से आ गए। और एप्स्टीन फाइल के बारे में सूचना देना या विश्लेषण करना या उसके बारे में कोई कयास भी लगाना, ये भी कोई अपराध नहीं है। कपिल सिब्बल जी ने कहा, कपिल सिब्बल जी ने कहा, अबे जी, कपिल सिब्बल जी ने कहा कि आप मंत्रालय की मीटिंग बुलाते हो, खुद भाग खड़े हो, तो उसमें आते ही नहीं हो। मतलब मुझे बुलाए कि जूम मीटिंग होगी, खुद आए नहीं, डर के मारे। क्योंकि मैंने पिछली मीटिंग में कहा था, भाई हमने जो एप्स्टीन पे बोला सब सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप है, तुम्हारी पार्टी का एमपी है, तुम उससे पूछो हमारा चैनल क्यों बंद कर रहे हो। नहीं, दूसरे मुझे तो पक्का यकीन है कि केवल आपको हैरेस करने के लिए, तंग करने के लिए और दूसरों को सामने एक नजीर पेश करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, ये काम किया गया है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया गया। और चूंकि सरकार के पास बहुत ताकत होती है, सरकार को सजा तो दी नहीं जा सकती। ज्यादा सरकार की कोर्ट कभी नाराज होता है तो सरकार की निंदा कर देता है, उसके खिलाफ स्ट्रक्चर पास कर देता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। जब बहुत ज्यादा होगा सरकार, कोर्ट एक दो विपरीत टिप्पणियां कर देगा, सरकार पर क्या असर पड़ता है विपरीत टिप्पणियों का? अखबार में खबर छप जाएगी, हम लोग थोड़ी बल्ले बल्ले कर लेंगे अपनी, वो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो फिर से वही हरकत करते हुए नजर आएंगे।